मैं अनुभव तिवारी ओम गुरुकुल एकेडमी से आज आपके लिए ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और हमारा टॉपिक है आज का एडवर्ब। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। तो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स that qualifies क्वालिफाई करते हैं, मतलब गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहला तो है वर्ब। लाइक एग्जाम्पल वी से ही रैन फास्ट। ना ये फास्ट वर्ड देखिए किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही फास्ट और रैन फास्ट। तो ऑब्वियसली ये रैन के लिए आया हुआ है, तो रैन फास्ट है, तो फास्ट रैन को यानी वर्ब को क्वालिफाई करके एडवर्ब हुआ। सेकेंड इज एडजेक्टिव। लाइक आई टेक एन एग्जाम्पल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। Now she is intelligent, तो intelligent is what? It is an adjective, और इस adjective को qualify कर रहा है word very, तो very is also an adverb। तो adverb is a word that qualifies verb, adjective। Third is adverb also qualifies another adverb। तो एडवर्ब को क्वालिफाई करना यानी एडवर्ब की विशेषता बतलाने के लिए भी जो वर्ड्स यूज होते हैं वो भी एडवर्ब ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, ही रैन वेरी फास्ट। नाउ आपने देखा था कि रैन वर्ब के लिए एडवर्ब आया था फास्ट, और इस फास्ट वर्ब के लिए एडवर्ब आया है वेरी। तो वेरी भी एक एडवर्ब है जो कि यहाँ पर दूसरे एडवर्ब फास्ट को क्वालिफाई करके आ रहा है। चौथा है एडवर्ब जो है दे आल्सो क्वालिफाई ए क्लॉज और ए सेंटेंस। एडवर्ब जो है वो किसी पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कि जिसको कि हम क्लॉज कह रहे हैं या किसी कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, I like mangoes only when they are ripe। ना देखिए, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो कि क्लॉज है, when they are ripe, और ओनली जो एडवर्ब है वो इस पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है। और सेंटेंस के लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए फॉर्चुनेटली he escaped the accident ना। फॉर्चुनेटली एक सेंटेंस है, एक एडवर्ब है जो कि ही एस्केप द एक्सीडेंट को क्वालिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जो है फॉर्चुनेटली वो पूरे सेंटेंस ही एस्केप द एक्सीडेंट को क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह से आप देखें तो एडवर्ब जो हैं वो सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, क्लॉज को क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। बच्चों, एडवर्ब को प्रॉपर वे से एग्जाम में करने के लिए एक डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि मोस्टली स्टूडेंट जिसमें कि परेशान होते हैं वो एडवर्ब ही होता है। तो एडवर्ब को हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो उसका आज पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं सम स्पेशल एडवर्ब्स, कुछ खास एडवर्ब जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो बार बार
परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको 1 by 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है सम स्पेशल एडवर्ब्स। ठीक है, तो पहला एडवर्ब, पहला जो ग्रुप है वो हम लोग लेते हैं, वो है हार्ड वर्सेस हार्डली। देखिए हार्ड और हार्डली की बात करें तो हार्ड जो वर्ड है, यू कैन यूज इट बोथ एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज एन एडवर्ब। हार्ड को हम एडजेक्टिव की तरह से भी यूज करते हैं और एडवर्ब की तरह से भी यूज करते हैं। देखिए एक चीज पहले थोड़ी सी समझ ले, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक प्रैक्टिस होती है कि अगर हम एडजेक्टिव में ly जोड़ें तो एडवर्ब बनेगा। लाइक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं साइलेंट। तो साइलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और इससे जो आपका एडवर्ब बनेगा वो साइलेंटली बनेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर। तो प्रॉपर से जो आपका एडवर्ब बनेगा वो क्या बनेगा, प्रॉपरली बनेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। केयरफुल एडजेक्टिव है, उससे एडवर्ब अपना क्या बनता है, केयरफुली। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एडजेक्टिव में ly जोड़ने पर एडवर्ब बनता है, और ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन हर वर्ड के साथ ऐसा होगा ये ज़रूरी भी नहीं है। तो आमतौर पे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि हार्ड एक एडजेक्टिव है और उससे हार्डली जो है वो एडवर्ब बना, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ड अपने आप में एडजेक्टिव भी है और हार्ड अपने आप में एक एडवर्ब भी है, जबकि हार्डली जो है वो एक प्योर एडवर्ब है। ठीक है, तो पहली तो आपको जो एरर देखनी है वो ये देखनी है कि मीनिंग वाइज दोनों वर्ड में डिफरेंस देखिए कि क्या होगा। हार्ड जो है वो मीनिंग देता है कड़ा, कठिन, मेहनत से, परिश्रम से, जबकि हार्डली का मतलब है बहुत कम, ना के बराबर, बामुश्किल से। तो सबसे पहले तो इस एडवर्ब को लेकर के एरर्स आती हैं कि वेदर यू नीड ए वर्ड हार्ड और यू नीड वर्ड हार्डली। जैसे कुछ प्रीवियस एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, द टीचर advise the students to work hardly। अब देखिए एवरेज में ये लग रहा है कि वर्क वर्ब है और वर्ब के लिए हमने एडवर्ब यूज किया हार्डली, लेकिन अब मीनिंग वाइज देखिए, अध्यापक ने बच्चों को सलाह दी कि वो हार्डली वर्क करें। अब हार्डली वर्क करने का मतलब क्या है, बहुत कम काम करें, ना के बराबर काम करें। तो ऐसा तो कोई एडवाइस देगा नहीं। तो जो करेक्ट एडवर्ब चाहिए यहाँ पर वो हार्ड है। तो ये इन आपकी मिस्टेक है, वर्क हार्ड। अगला देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वी should not lose our hardly won freedom। We should not lose our hardly won freedom। अब देखिए वन वर्ब आ गई, हार्डली वन फ्रीडम। अगर हम इसको मीनिंग देखें तो यह है कि ना के बराबर मिली स्वतंत्रता, बहुत कम मिली स्वतंत्रता, जो कि ऑब्वियसली मीनिंगलेस है। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट एक्सप्रेशन हियर, हार्ड वन फ्रीडम। हार्ड एडवर्ब ही है और यहाँ पर ये वर्ड इनकरेक्ट है, ये सही है। हार्ड वन फ्रीडम ये मीनिंग बनाता है मेहनत से पाई हुई स्वतंत्रता, मुश्किल से मिली हुई स्वतंत्रता। तो ये पहली बात है कि आपको हार्ड और हार्डली के बीच में अगर कहीं पर हार्ड वर्ड दे रखा है तो आपको ये देखना चाहिए कि वो प्रॉपर है या हार्डली लगेगा, या अगर हार्डली वर्ड दे रखा है तो ये देख लीजिए कि वो वर्ड प्रॉपर है या आपको हार्ड का यूज़ करना है। दूसरा, हार्डली को लेकर के एक आध और भी बात आपको सीखनी चाहिए। हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब है, ये क्वेश्चन भी, ये भी याद रखिएगा। हार्डली कैसा एडवर्ब है, हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब है।
तो निगेटिव एडवर्ब के साथ हम सम को यूज नहीं करते, वी डोंट यूज सम इन निगेटिव स्टेटमेंट्स, या व्हेन वी आर यूजिंग ए निगेटिव एडवर्ब वी डोंट यूज सम, वी यूज एनी। तो इस बात को भी लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और इनको भी आप देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे शी हार्डली नोज somebody in the city। अब क्या है, देखिए हार्डली लगा हुआ है, हार्डली जो है वो निगेटिव एडवर्ब है, तो इसके साथ हम सम या सम से बना हुआ कोई एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करेंगे। ये वर्ड यहाँ पे गलत है, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा शी हार्डली नोज एनीबडी इन द सिटी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लें। जैसे शी इज वेरी ओल्ड एंड हार्डली गोज समवेयर। अगेन सेम टाइप की प्रॉब्लम है कि हार्डली यूज हुआ है जो कि एक निगेटिव एडवर्ब है, और निगेटिव एडवर्ब के साथ आप सम का यूज़ नहीं करते हैं, तो हार्डली गोज समवेयर, इट दिस इज इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, द करेक्ट एक्सप्रेशन इज एनीवेयर। तो पहली बात तो ये आपने देखी कि हार्ड और हार्डली के बीच में क्या डिफरेंस है। हार्ड जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, जबकि हार्डली जो है वो एक एडवर्ब है। दोनों की मीनिंग डिफरेंस देख लीजिए। हार्ड माने कड़ा, कठिन, मुश्किल से, हार्डली का मतलब है बहुत कम। तो अगर हार्डली वर्ड कहीं लगा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वर्ड वहाँ पे प्रॉपर है या नहीं है, या कि उसकी जगह पर हमें हार्ड यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरी, ये हार्डली के साथ ये भी एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, ये रूल भी याद रखिएगा कि हार्डली एक निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव वर्ड अपने साथ सम या सम से बने हुए कोई दूसरे वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसकी जगह पर एनी या उसके एनी के साथ जो भी वर्ड बन रहा है, एनीबडी, एनीवेयर, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा एडवर्ब का ग्रुप देखते हैं, लेट वर्सेस लेटली। इनको समझते हैं। अगेन लेट जो है ये वर्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। लेट इज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, और लेटली जो है वो एक एडवर्ब है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि लेट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, जबकि लेटली जो है वो प्योर एक एडवर्ब है। मीनिंग वाइज भी लेट का मीनिंग क्या है, देर से, जबकि लेटली का मतलब है क्या है, कुछ समय पहले। तो ये पहले तो आप ये डिफरेंस पे ही कि ये मीनिंग वाइज आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मीनिंग वाइज आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि लेटली वर्ड एग्जिस्ट भी करता है या आपके उस क्वेश्चन में प्रॉपर भी है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द स्टूडेंट्स were punished because they came lately। The students were punished because they came lately। अब यहाँ पर लेटली केम वर्ब के लिए एडवर्ब लगा रहे हैं लेटली, लेकिन लेटली का मीनिंग तो देखें, लेटली का मीनिंग क्या है। लेटली का मतलब है कुछ समय पहले। अब देखिए इस मीनिंग के साथ ये सेंटेंस ही नहीं मैच कर रहा। बच्चों को सज़ा मिली, विद्यार्थियों को सज़ा मिली क्योंकि वो थोड़ी देर पहले आए थे, तो ये कोई मीनिंग थोड़ी ना हुआ। ये इनकरेक्ट वर्ड है। एडवर्ब भी चाहिए आपको, लेकिन एडवर्ब जो चाहिए वो क्या चाहिए, लेट, बिकॉज दे केम लेट। नाउ द सेंटेंस इज प्रॉपर कि बच्चों को सज़ा मिली, विद्यार्थियों को सज़ा मिली क्योंकि वो देर से आए थे। ठीक है। दूसरी बात इसी में आप देखिए, जैसे एक और सेंटेंस से मैं इसको क्लियर करता हूँ। जैसे द बॉस इज बैडली annoyed with you
बिकॉज you often come lately these days. The boss is badly annoyed with you because you often come lately these days. अब you often come lately, अगर आप इस सेंटेंस का मीनिंग देखें तो बॉस जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि इन दिनों आप प्रायः समय देर से आते हैं। अब देर से की अंग्रेजी लेटली नहीं आती है, तो ये यहाँ पर भी इनकरेक्ट वर्ड है। इसकी जगह पर जो करेक्ट वर्ड है वो होगा लेट। ठीक, तो ये पहला आपने ये बात देखी। दूसरी बात की लेट और लेटली में किस तरह से मीनिंग वाइज वो आपको फंसा सकते हैं, और ध्यान रखिएगा इन एग्जाम्पल्स को। लेटली को लेकर के 2-3 बातें और हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं कुछ समय पहले, तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन है लेटली, एक है नॉट लॉन्ग एगो, और एक वर्ड है रिसेंटली। इसको भी आप बड़े अच्छे से समझिएगा। तीनों का मतलब यही है, कुछ समय पहले। तो फिर डिफरेंस कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे ये याद रखिए कि ये जो लेटली वर्ड है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। जो नॉट लॉन्ग एगो है वो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट के भी निगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। ठीक है। रिसेंटली जो है वो बेसिकली तो पास्ट, जिसकी प्रॉपर प्लेस है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन इसके साथ में ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, और पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव में भी यूज हो सकता है। इसको देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए कि लेटली माने कुछ समय पहले है, लेकिन जब आप ये मीनिंग ये वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। नॉट लॉन्ग एगो को आप यूज़ कर रहे हैं तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। इसको ध्यान सही कर लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट लॉन्ग एगो को यूज़ करते हैं, और रिसेंटली को हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली रिसेंटली से लेकर के कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो लेटली और नॉट लॉन्ग एगो में आप यूज़ करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आई हैव been to my village lately। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आई हैव बीन टू माई विलेज लेटली, और ये सही है। अगर इसी को मुझे एरर बनानी है तो ये सेंटेंस एरर में आपके एग्जाम में आएगी, आई वेंट टू माई विलेज लेटली। तो वहाँ पर लेटली की वजह से वेंट को आपको हैव बीन में चेंज करना पड़ेगा। ये करेक्ट है। अगर इसका मैं इनकरेक्ट एक्सप्रेशन बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, आई वेंट टू माई विलेज लेटली। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, और इसका करेक्ट फॉर्म क्या है, आई हैव बीन टू माई विलेज लेटली। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई went to my village not long ago। अब ये कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था, आई वेंट टू माई विलेज। यहाँ पर अगर मैं लेटली लिखूँ तो या तो वो लेटली को की वजह से मुझे वेंट को हैव बीन टू माई विलेज लिखना पड़ेगा, या फिर उस लेटली की जगह ये एक्सप्रेशन सही है नॉट लॉन्ग एगो।
तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और लास्ट में आपको नॉट लॉन्ग एगो लगाना है पास्ट इंडेफिनिट का, तो आप लेटली नहीं लगाएंगे, आप नॉट लॉन्ग एगो लगाएंगे। और यही अगर निगेटिव हो जाए, लाइक आई डिड नॉट गो टू माई विलेज नाउ, यहां पे वर्ड हो जाएगा रिसेंटली। अब आप ये देखिए, इस रिसेंटली को मैं यहां पर भी यूज कर दूं तो कोई गड़बड़ी नहीं है। रिसेंटली जो है वो लेटली को चेंज कर सकता है। लाइक आई सेड कि आई हैव बीन टू माई विलेज लेटली, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस इफ यू से कि आई हैव बीन टू माई विलेज रिसेंटली। इसी तरह से इस सेंटेंस में देखिए, आई वेंट टू माई विलेज नॉट लॉन्ग एगो, आई कैन ऑल्सो राइट दिस सेंटेंस एज आई वेंट टू माई विलेज रिसेंटली। लेकिन ये जो रिसेंटली का प्लेस है, यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर रिसेंटली यूज हुआ है। इसकी जगह पर अगर मैं नॉट लॉन्ग एगो लिखता हूँ या इसकी जगह पर मैं लेटली लिखता हूँ, तो लेटली, ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे गलत होंगे। तो लेटली के प्लेस पे रिसेंटली का यूज गलत नहीं है, नॉट लॉन्ग एगो के साथ भी रिसेंट की जगह पर रिसेंटली का प्रयोग गलत नहीं है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में रिसेंटली आया हुआ है, वहाँ पर रिसेंटली की जगह अगर आप लेटली लिखते हैं या नॉट लॉन्ग एगो लिखते हैं तो ये डेफिनेटली एक एरर काउंट की जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखें। अगला देखिए, फास्ट वर्सेस फास्टली। ठीक है, इसको देखते हैं। तो फास्ट is an adjective as well as it is an adverb। फास्ट एक एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, जबकि फास्टली इज नो वर्ड इन इंग्लिश। फास्टली जो है वो इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता। फास्ट एडजेक्टिव भी होता है और फास्ट एडवर्ब भी है, जबकि फास्टली इज़ नो वर्ड इन इंग्लिश। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे आई सॉ द चिल्ड्रेन रनिंग फास्टली। तो देखिए, रनिंग वर्ब के लिए फास्टली एडवर्ब यूज किया गया, लेकिन फास्टली को इसमें कुछ सोचने विचारने की बात भी नहीं है। फास्टली इज नो वर्ड इन इंग्लिश, तो वर्ड इज फास्ट। तो आई सॉ द चिल्ड्रेन रनिंग फास्टली गलत है, रनिंग फास्ट जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला एडवर्ब देखते हैं, एनफ। एनफ के साथ आप याद रखेंगे, एनफ इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एनफ एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पहली बात जो इसके साथ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एज एन एडजेक्टिव एनफ comes before noun। एक एडजेक्टिव के रूप में एनफ जो है वो नाउन से पहले आता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज नॉट selected for the job because he did not have enough experience। He was not selected for the job
बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनफ एक्सपीरियंस। अब आप यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस वर्ड जो है वो नाउन है, ठीक है, और एनफ उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एनफ यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। एनफ जो है यहाँ पर एडजेक्टिव की रूप से काम कर रहा है और नाउन से पहले आया हुआ है, ठीक है। एज एन एडवर्ब, enough comes after third form of the verb and adjectives। एडवर्ब के रूप में जो एनफ है वो किसी एडजेक्टिव की के बाद आता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसके बाद आता है। आप इस चीज़ को देखिएगा, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं लेकिन अब मैं उस एक्सपीरियंस को एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगा, वर्ब यूज़ करूँगा। जैसे ही वॉज नॉट सेलेक्टेड बिकॉज he was not experienced enough। तो ये चीज़ आप गौर करिए। एक्सपीरियंस्ड वर्ब के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरह से एडजेक्टिव का भी काम करती है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगा है तो इट वाज एक्सपीरियंस्ड एनफ। जबकि आप पीछे देखें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस वर्ड नाउन था, तो नाउन के लिए नाउन के पहले लगा था एनफ एक्सपीरियंस, लेकिन अब यहाँ पर देखें सेम मीनिंग का सेंटेंस है कि लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है ये उस वर्ड को वहाँ नाउन की तरह से यूज़ किया था, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये एनफ बाद में आ गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आएगा, एडजेक्टिव है तो उसके पास आएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इट इज़ स्टिल कोल्ड एनफ फॉर चिल्ड्रन। ना ये एडजेक्टिव है और इसके बाद एनफ लगा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एनफ को जो है हम एडजेक्टिव के और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लिखते हैं, जबकि एनफ एडजेक्टिव के रूप में जब आप यूज़ कर रहे हैं यानी किसी नाउन की को क्वालिफाई कर रहा है तो उस नाउन के पहले आता है। अगली बात देखते हैं। अगला एडवर्ब है टू, ठीक है। देखिए इसके साथ आप देखिए ये अपोजिट ऑफ एनफ है, आप मान सकते हैं अपोजिट ऑफ एनफ। एनफ माने होगा पर्याप्त, टू का मतलब है पर्याप्त से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा। तो जब ये एक्सप्रेशन आपके पेपर में आता है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वर्ड सही है या इसको हटाया जाना चाहिए। तो इसमें जो आपके साथ होता है कि टू के साथ आपको वेरी के साथ देखना पड़ेगा कि आपको वेरी से मीनिंग प्रॉपर मिल रहा है या टू से मीनिंग प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखिए ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे द टी यू ऑफर्ड मी is too sweet। The tea you offered me is too sweet। अब यहाँ पर टू का यूज़ सही है, क्यों? चाय जो आपने पिलाई वो ज़रूरत से ज़्यादा मीठी थी। सपोज़ कर लीजिए मैं चाय में 1 चम्मच शक्कर लेता हूँ तो आपने 2 डाल दी, या 2 लेता हूँ तो आपने 3 डाल दी, तो ज़रूरत से ज़्यादा मीठी हो गई। तो यहाँ टू जो है वो गलत नहीं है। लेकिन
अगर आप ये सेंटेंस देखें, जैसे योर सन्स हेल्थ इज टू गुड। अब इस सेंटेंस में आपके बच्चे का जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो आवश्यकता से ज़्यादा अच्छा है, तो ये कोई मीनिंग नहीं हुआ। यू शुड सिंपली से योर सन्स हेल्थ इज़ गुड, यानी इस टू को आपको हटाना चाहिए। या आप इसमें अल्टरनेटिवली वेरी भी लगा सकते हैं, योर हेल्थ इज़ वेरी गुड, योर हेल्थ इज़ गुड, दैट बोथ आर करेक्ट। लेकिन योर हेल्थ इज़ टू गुड, योर सन्स हेल्थ इज़ टू गुड, इट इज़ इनएप्रोप्रिएट। स्वास्थ्य अच्छा होगा या बहुत अच्छा होगा, यहाँ तो ये एक्सप्रेशन सही होता है, लेकिन किसी का स्वास्थ्य ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है, ये कोई मीनिंग नहीं बना। तो टू के साथ आप ये देख सकते हैं कि टू जब किसी सेंटेंस में लगा हुआ है तो आपको एक बार ये ज़रूर देखना चाहिए कि एडवर्ब टू वहाँ पर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ ग्रांटेड नहीं है, वो हो करके भी सही मीनिंग दे सकता है, और ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको हटा भी सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसी के साथ एक्सप्रेशन आता है टू दैट इज फॉलोड बाई टू। इनके बीच में एडजेक्टिव्स आते हैं या कभी कभार एडवर्ब भी आ सकते हैं, ठीक है। ये एक फाइनली निगेटिव स्टेटमेंट बनाता है। इसको जो मीनिंग आता है वो सो दैट और आगे जा करके कैन नॉट या कुड नॉट या विल नॉट से मीनिंग बनता है। तो इन सेंटेंसेस को भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आप सावधानी रखें इनके साथ। एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहली बात तो ये है कि टू के साथ टू का जो एक्सप्रेशन है वो फाइनली एक निगेटिव मीनिंग देगा। तो आप ये देखिएगा कि वो सेंटेंस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जैसे एक देखते हैं कि द ट्री इज टू हाई the tree is too high to climb। तो द ट्री इज सो हाई, एक सेकंड, यहाँ सो दैट नहीं, सो और कैन नॉट के लिए आएगा आपको। द ट्री इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइंब इट, ठीक है। द ट्री इज सो हाई दैट इट वी कैन नॉट क्लाइंब इट या आई कैन नॉट क्लाइंब इट। तो ये एक्सप्रेशन सही है। पेड़ जो है वो इतना ऊंचा है कि इस पे चढ़ा नहीं जा सकता। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। गलत कैसे हो जाते हैं, जैसे आप देखिएगा, शी इज टू इंटेलिजेंट टू पास क्लास 10th। अब देखिए ये एक्सप्रेशन मीनिंगलेस है। शी इज़ टू इंटेलिजेंट टू पास क्लास 10th मीन्स शी इज़ सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन नॉट पास क्लास 10th। तो ये मीनिंगलेस हो गया। वो इतनी समझदार है कि वो क्लास 10th पास नहीं कर सकती, तो ये मीनिंग नहीं बना। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में दो ऑप्शन है, या तो टू की जगह आप वेरी लगा दीजिए, टू की जगह आप वेरी लगा दीजिए। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट टू पास क्लास 10th। तो ये सिंपल सा मीनिंग आ गया, वो इतनी समझदार है कि 10वां कर लेगी। सेंटेंस अफर्मेटिव मीनिंग में ट्रांसफ़र हो गया। या कभी कभार आपको ओनली टू लगाने से भर भी ये मीनिंग हो जाता है। शी इज़ ओनली टू इंटेलिजेंट टू पास क्लास 10th। वो केवल इतनी ही समझदार है कि वो 10वां कर पाएगी, मतलब उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो 11th या 12th क्लास कर पाएगी। हाँ, इतना है कि वो 10th किसी तरह से अपना कंप्लीट कर लेगी। तो टू के साथ टू का प्रयोग जब करते हैं तो ये एक्सप्रेशन सही भी हो सकता है, और कहीं पर आप जब मीनिंग वाइज देखेंगे तो आपको टू की जगह वेरी भी चेंज करना पड़ेगा, या ओनली टू लगाने से भी ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। एक और चीज़ इसमें सीखिएगा, जैसे एक सेंटेंस देखिए, द लैंडलॉर्ड इज
is too kind to help the poor. अब इसका मीनिंग देखें क्या हो जाएगा, द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड टू हेल्प द पुअर। इसको अगर हम इसको एक्सप्रेस करके देखें तो इसका मीनिंग बनेगा द लैंडलॉर्ड is so kind that he will not help the poor. The landlord is so kind that he will not help the poor. अब आप ऑटोमेटिकली देखिए कि ये सेंटेंस जो है वो इम्बैलेंस है। इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। इस सेंटेंस के बारे में क्या है, द लैंडलॉर्ड is too kind not to help the poor. ये देखिए सेंटेंस, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा किताबों में नहीं दिया है। एक समय तक तो मुझे भी इस सेंटेंस का आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में एक बार मैंने देखा था कि आईसीएससी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th में इस टाइप का एक सेंटेंस आया था। फिर उसको सर्च किया तो ये देखा कि हाँ कुछ एकेडमिक बुक्स में ये दिया है। वहाँ ये क्या बताते हैं कि देखिए टू और टू का जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव है, और अगर इस टू और टू के एक्सप्रेशन के साथ अगर मैं नॉट को यूज़ कर दूं तो इस सेंटेंस का जो निगेटिव मीनिंग है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर अब इस सेंटेंस का मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, द लैंडलॉर्ड इज सो काइंड दैट he will help the poor. The landlord is so kind that he will help the poor. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो टू के साथ टू का जो एक्सप्रेशन है, एक तो पिछली बातें आप ध्यान रखिएगा कि वो एक निगेटिव मीनिंग जो है वो कैरी करता है। टू के साथ टू का एक्सप्रेशन जो है वो एक निगेटिव मीनिंग कैरी करता है। तो वो आपको देखना है कि वो निगेटिव मीनिंग प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये बात भी अलग से आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि अगर इस निगेटिव मीनिंग के साथ नॉट को हम यूज़ कर दें तो इसकी निगेटिविटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, तो इन सर्टेन केस वो जो नॉट है वो एक प्रॉपर मीनिंग जो है वो आपको देने लगेगा। अगला देखिए जो ग्रुप है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टिल एंड येट। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, अगर इन दोनों वर्ड की हिंदी मीनिंग देखें तो दोनों की एक ही मीनिंग आती है, अभी भी या अभी तक। अभी भी या अभी तक। एक चीज़ दोनों में बात होती है कि जो सेंटेंसेस आप स्टिल से लिखते हैं वो सेंटेंस आप येट से भी लिख सकते हैं, और जो मीनिंग येट से जो सेंटेंस लिखा गया है उसे आप स्टिल की मदद से भी लिख सकते हैं। दे बोथ कैरी द सेम मीनिंग। सेंटेंसेस जो हैं वो सेम मीनिंग कैरी करेंगे। इसको ज़रा एक मैं एग्जाम्पल से लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इट इज़ 9 o'clock, इसके बाद लिखा कि ही इज स्टिल स्लीपिंग। और इसी बात को मैं यह लिखूं कि ही
हैज नॉट अवेकन येट। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप गौर करिए, तो ये दोनों सेंटेंसेस जो है सेम आइडिया कैरी कर रहे हैं। सेंटेंस तो अलग अलग हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग भी अलग अलग है, लेकिन जो जीस्ट है सेंटेंसेस का, जो बात वो कहना चाहता है वो एक ही है कि 9 बज गए हैं, वो अभी भी सो रहा है या वो अभी तक जगा नहीं है। तो बात तो ले देख करके एक ही है कि वो अभी भी सो रहा है या वो अभी तक जगा नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में मैं जो आप कह रहा था कि स्टिल और येट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो ग्रामेटिकली कुछ डिफरेंस करके उस स्टिल के सेंटेंस को आप येट से कह सकते हैं या येट के सेंटेंसेस को आप स्टिल से कह सकते हैं। अब इसमें ग्रामेटिकल क्या डिफरेंस है, तो देखिए येट को देखिए, येट को हम हमेशा प्रेफर करते हैं, येट इज मेनली यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट negative sentence at the end of the sentence। इस बात को आप नोट करके लिख लें कि yet is mainly used in present perfect negative एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। येट का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस के लास्ट में होता है, जबकि स्टिल जो है, स्टिल इज यूज्ड मेनली यूज्ड इन indefinite or continuous tense in the middle of the sentence. स्टिल का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसमें मेनली यूज होता है इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेनली यूज होता है, मतलब ऑलवेज टू नहीं है, और भी टेंसेस में यूज होता है। मेनली का मतलब आपके एग्जाम में जो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं। अब इन दोनों बातों को आप जरा ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में होगा, जबकि स्टिल का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस के बीच में होगा। अब देखिए कैसे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एक आया हुआ सवाल मैं आपको बताता हूँ। एक आया हुआ था, इज योर ब्रदर येट एट यूनिवर्सिटी? और ये एरर आई हुई थी, तो आप इसमें अब एरर बड़े आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इज़ योर ब्रदर येट एट द यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ये गलत है, इज़ योर ब्रदर स्टिल एट द यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से एरर आती हैं और इनको आप प्रॉपरली जो है वो एड्रेस करिए। अगला देखिए ग्रुप है नो लॉन्गर। नो मोर एंड एनी मोर। देखिए अभी जो प्रीवियस ग्रुप था यानी कि स्टिल का था या येट का था, वो बेसिकली ये बताता है कि ए पास्ट सिचुएशन कंटिन्यूज। जैसे मैंने कहा इट इज़ 9 o'clock, ही इज़ स्टिल इन बेड, या ही हैज़ेंट अवेकन येट। तो नॉर्मली हमारे जगने का समय क्या होता है, 6, सवा 6, साढ़े 6। तो वो जो 6, सवा 6, साढ़े 6 की समय है वो 9 या 10 बजे भी कंटिन्यू कर रहा है। तो मैंने उस बात को बोलने के लिए कहा कि ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, या मैंने बोला कि ही हैज़ेंट अवेकन येट। लाइक कोई पर्सन था जो मुझे सन 2001 में 2 में जानता था, उस समय मुझसे मिला था,
तो एट दैट टाइम आई वॉज टीचिंग। अब आज वो मुझसे दोबारा मिलता है 15 साल 20 साल के बाद और वो मुझसे है व्हाट आर यू डूइंग, तो मेरा नॉर्मली आंसर होगा कि आई एम स्टिल टीचिंग या आई हैवेंट स्टॉप टीचिंग येट। तो येट और स्टिल जो हैं वो ये दिखाते हैं कि कोई पुरानी स्थिति वो अभी भी बनी हुई है। इसी का अपोजिट ये एडवर्ब है, नो लॉन्गर, नो मोर या एनी मोर। ये एडवर्ब ये दिखाते हैं कि जो पुरानी स्थिति है, द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। वी यूज दीज एडवर्ब्स to say that the situation has changed। तो ये तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी है कि नो लॉन्गर, नो मोर या एनी मोर जो एडवर्ब हैं वो ये दिखाते हैं कि सेंटेंस की जो पास्ट सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। अब जो इसमें बेसिक बात आपको कंपटीशन की बात करें कि कंपटीशन में हमें क्या याद रखना है ख़ास तौर पर, तो ये बात याद रखनी कि देखिए अगर सेंटेंस में आप नॉट लगा चुके हैं तो फिर आपको जो है वो एनी मोर या यहाँ पर एक और लिख लीजिए एनी लॉन्गर, इनमें से किसी का प्रयोग करना पड़ेगा। नॉट अगर सेंटेंस में ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर आप नो लॉन्गर या नो मोर का प्रयोग नहीं करते हैं, तब आप एनी मोर या एनी लॉन्गर का प्रयोग करते हैं। और अगर ये नॉट नहीं है तो आप नो लॉन्गर या नो मोर का प्रयोग करें। जैसे शी डज नॉट वर्क with us। अब यहाँ पर अगर एग्जाम में होगा तो नो लॉन्गर दिया रहता है या नो मोर दे सकते हैं। तो अब आप देखिए जब आप नॉट लगा चुके हैं तो ये लास्ट में नो लॉन्गर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सेंटेंस बनेगा शी डज नॉट वर्क विद अस एनी लॉन्गर, वो अब हमारे साथ काम नहीं करती। ठीक है, अगर मुझे इसे नो लॉन्गर लगाना है तो देखिए ये सेंटेंस हो जाएगा शी नो लॉन्गर वर्क्स विद अस। तो सेम मीनिंग है, शी नो लॉन्गर वर्क विद अस या शी डज नॉट वर्क विद अस एनी लॉन्गर। तो ये एग्ज़ाम में आया हुआ है 2-4 बार सीजीएल में, मैंने मेंस में भी देखा है कि क्वेश्चन लगा आता है कि यहाँ पर वो एनी लॉन्गर लगा देंगे। तो ये ऐसे में अगर लिखा शी एनी लॉन्गर वर्क्स विद अस तो ऑब्वियसली वो मीनिंगलेस सा सेंटेंस है, वो आपको साफ समझ में आ जाता है। या वो एक्सप्रेशन की शी डज़ नॉट वर्क, पिछले वाला देख लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पीछे वाला एक्सप्रेशन आपने बनाया कि शी डज़ नॉट वर्क विद अस नो लॉन्गर। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ कर चुके हैं और लास्ट में आप नो लॉन्गर या नो मोर का यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत होगा। उसकी जगह आपको एनी मोर या एनी लॉन्गर को यूज़ करना चाहिए। अगला एडवर्ब देखते हैं, इवन। ठीक है, देखिए इवन के साथ 2-3 तरह की बातें हैं, एडवर्ब है। वी यूज इवन टू से समथिंग अनयूजुअल। वी यूज इवन टू से समथिंग अनयूजुअल। इवन का हम बात तब कहते हैं जब कोई ऐसी बात कहनी हो जो कि बहुत ज़्यादा सामान्य ना हो। जैसे एग्जाम्पल में एक लगा, शी कैन नॉट बॉयल इवन एन एग।
इवन भी बच्चों एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो यहाँ पर तो फिलहाल ये एडजेक्टिव की तरह से है, लेकिन आप एरर के हिसाब से देखिए कि वो एक एग भी नहीं उबाल सकती, उसको एक अंडा भी बनाने नहीं आता है, तो एक अनयूजुअल इवेंट है। या जैसे शी कांट प्रिपेयर इवन टी, वो चाय भी नहीं बना सकती। तो यहाँ पर क्या होगा कि चाय तो चलिए सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन वो ये काम भी नहीं कर सकती। तो आमतौर पर इवन को हम यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि समथिंग इज़ अनयूजुअल, ठीक है। अब इसकी एरर क्या आती है ये आप देखिए, इसकी एक बड़ी फिक्स एरर है जो आपके एग्ज़ाम में आती है, उसको आप देखें। जैसे ये सेंटेंस इस तरह से दिया जाएगा, जैसे व्हाट टू टॉक ऑफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हाट टू टॉक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। She cannot speak even हिंदी। ये एग्जाम्पल में इस तरह के बहुत सारे, जैसे व्हाट टू टॉक ऑफ परचेजिंग ए कार, ही कैन नॉट परचेज इवन अ बाइक, इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है व्हाट टू टॉक, ये इनकरेक्ट होता है, ये आप याद रखिएगा। व्हाट टू टॉक ये एक इनकरेक्ट है, या टॉक की जगह कभी कभी स्पीक भी लिखा होता है। तो व्हाट टू टॉक या व्हाट टू स्पीक इज नो एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, इसकी जगह पर आपको यूज करना चाहिए नॉट टू टॉक या स्पीक। एक तो ये एरर आती रहती है कि व्हाट टू टॉक लिखा है तो आपको आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एकदम से कि व्हाट टू टॉक कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये नॉट टू टॉक होना चाहिए, ठीक है, या नॉट टू स्पीक होना चाहिए। अगर यहाँ पे नॉट टू टॉक है तो आप सेंटेंस के लास्ट पार्ट में देखिएगा इवन जो है वो डिसअपीयर होगा। तो अगर इवन नहीं है तो फिर आपको सेकंड पार्ट में इवन को यूज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक मैं एग्जाम्पल भी बना देता हूँ, जैसे नॉट टू टॉक ऑफ बाइंग ए कार, he cannot buy a bike। अब इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया तो ये तो सही है, नॉट टू टॉक ये तो सही एक्सप्रेशन है, ये तो इसको व्हाट टू टॉक नहीं करेंगे तो ये तो और गलत हो जाएगा, ये तो अभी सही है। यहाँ पर है ही कैन नॉट बाई इवन ए बाइक। तो ये इवन की जो है वो आपकी सेंटेंस में जो है वो एरर इस तरह से इवन के आती है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। अगला एडवर्ब लेते हैं ओनली। ओनली भी एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। देखिए ओनली के साथ भी एग्जाम में प्लेसिंग की प्रॉब्लम आती है। ओनली के साथ क्या होता है कि जब आप इसको किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं और अगर इसकी प्लेस गलत हो गई तो मीनिंग चेंज हो जाता है सेंटेंस का। कभी कभी 2 या 3 अलग अलग मीनिंग निकल आते हैं, और कभी ये होता है कि जिस प्लेस पर ओनली है वहाँ सेंटेंस ही मीनिंग लेस हो गया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक मैंने किसी स्टूडेंट को लिखा कि ओनली ही प्रॉमिस्ड टू रीड, और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा ही ओनली प्रॉमिस्ड टू रीड, और तीसरा मान लीजिए एक और सेंटेंस लिखा ही प्रॉमिस्ड टू रीड ओनली।
नाउ लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है ओनली ही प्रॉमिस्ड, केवल उसने वादा किया। तो यहाँ पर एम्फेसिस इस बात की है कि क्लास के दूसरे बच्चों ने इस बात का वादा नहीं किया कि वो पढ़ेंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही ओनली प्रॉमिस्ड। अब यहाँ पर ही ओनली प्रॉमिस्ड, उसने केवल वादा किया, मतलब ही डिडंट कंप्लीट हिज प्रॉमिस, उसने अपना वादा निभाया नहीं। ही ओनली प्रॉमिस्ड मतलब उसने मात्र वादा किया, उसने अपना वादा जो है वो निभाया नहीं। और यहाँ पे देखें तो ही प्रॉमिस्ड टू रीड ओनली, उसने वादा किया कि वो खाली पढ़ेगा। यहाँ एम्फेसिस ये है कि उसने नोट्स बनाएगा या पढ़ने के और जो प्रोसेस है उनके ऊपर फोकस नहीं है। ही प्रॉमिस्ड टू रीड ओनली, मान लीजिए इसके आगे गए द फर्स्ट 2 लेसन्स ऑफ द बुक, तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो ओनली की जो पोजीशन है वो जब सेंटेंस में इधर उधर हो जाती है तो उसके साथ में सेंटेंस का मीनिंग भी डिफर करता है। तो आपके एग्ज़ाम में क्या होता है कि कोई एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जहाँ पर ओनली की जो प्लेसिंग है वो प्रॉपर नहीं होती, वो मीनिंगलेस होती है, तो आपको उस प्लेस में ओनली को गलत बताना होता है। और अगर इम्प्रूवमेंट में दिया जाए सेंटेंस तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट में वो किस प्लेस पे होगा। जैसे 2 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मैंने कहा कि ओनली आई टीच इंग्लिश ग्रामर। अब ये एक मीनिंगलेस सा सेंटेंस है कि ओनली आई टीच इंग्लिश ग्रामर। नाउ व्हाट कैन बी द मीनिंग, केवल मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। हाँ, अगर ये मैं कहूँ कि मैं केवल इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ तो ये मीनिंगफुल होगा, तो ये तो इनकरेक्ट है। तो ये होगा आई टीच ओनली इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ओनली ही डाइड अ वीक एगो। नाउ केवल वो हफ्ते भर पहले मरा, तो ये तो मीनिंगलेस है कि केवल वो मरा का क्या मतलब है। आपको लिखना चाहिए ही डाइड ओनली अ वीक एगो। तो आप यहाँ पे ओनली की पूछिए। अच्छा, एग्जाम में आता है ऐसे में, ये अगर एरर में आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें जिस जगह पर ओनली है अगर वो इनअप्रोप्रिएट है तो वही आंसर आपका हो जाएगा। जैसे इसमें सेक्शन 1 आपका एरर होगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। जिस जगह पर वो एडवर्ब लिखा हुआ है और अगर उसकी प्लेसिंग वो जगह पर नहीं है, इनअप्रोप्रिएट प्लेस है, तो वही आपका आंसर भी हो जाएगा। जैसे ओनली आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें नंबर 1 पे एरर है और यहाँ पर भी नंबर 1 पे एरर जो है वो आई हुई है। तो ये बच्चों आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कि किस तरह से हमने कुछ स्पेशल एडवर्ब्स को डील किया। इसके सेकंड पार्ट में मैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब और साथ में एडवर्ब से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, सुझाव देना हो या कोई लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।